सभी लोगों का टी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आज दोस्तों बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जिसमें से आज अपन पढ़ेंगे मम्प्स के रिगार्डिंग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मिजल्स के रिगार्डिंग, आज अपन पढ़ने वाले मम्प्स के रिगार्डिंग। जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे जब रूबेला आपको करवा दिया जाएगा। मिजल्स मम्प्स रूबेला, मिजल्स मम्प्स रूबेला के अंदर जो वैक्सीन काम में ली जाती है उसके रिगार्डिंग हम आपको कवर करवा चुके हैं। यहाँ अपन पढ़ने वाले मम्प्स के बारे में कि मम्प्स का पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, उसका सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, उसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सब अपन बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं मम्प्स के लिए। मम्प्स क्या होता है, मम्प्स का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। मम्प्स को और किस नाम से जाना जाता है, रूबेला। जिस तरह से मिजल्स को रूबियोला कहते हैं उसी तरह मिजल्स को रूबियोला कहते हैं, उसी तरह मम्प्स को भी क्या कहते हैं, रूबेला कहते हैं। इसका एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट, किस वजह से ये होता है, कौन सा ऐसा एजेंट है जो ये कॉज करता है, जिसका नाम है पैरामाइक्सो वायरस। योर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी संक्रमण बीमारियां हैं, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियां, इनमें कोई ना कोई मोड चाहिए होता है दोस्तों फैलने के लिए, ठीक है। तो कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, कुछ होती है ड्रॉपलेट से फैलती हैं। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD आप पढ़ते हो, वो किससे फैलेगी, सेक्सुअल से। ऐसे ही जो एयरबोर्न प्रॉब्लम्स होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, वो किससे फैलेगी, स्प्रेड होगी ड्रॉपलेट से, ठीक है, और कॉन्टैक्ट से। तो मम्प्स भी क्या है, एक एयरबोर्न वाली प्रॉब्लम है, हवा से फैलने वाली। तो हवा में क्या होगा, ड्रॉपलेट होगी, और कॉन्टैक्ट से, दोनों से ये फैलता है मम्प्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन पढ़ते हैं, दोनों के अंदर, दोनों सब्जेक्ट के अंदर जब आप कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ इंक्यूबेशन पीरियड वाला जो है वहाँ से एक नया क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। तो 2 to 4 वीक्स, ठीक है, 2 to 4 वीक्स के अंदर क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि जब इन्फेक्शन होता है किसी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री होता है, और तब से लेके पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम शो होने तक का जो समय होता है वह क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इस टाइम दौरान को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो मम्प्स का होता है 2 to 4 वीक्स। अब एग्जामिनर आपको इसी चीज़ को किस में दे सकता है, डेज में भी दे सकता है। तो वीक्स में याद रहेगा तो डे में आप कन्वर्ट कर लोगे यदि ऑप्शन में डेज में दिया है। नेक्स्ट है मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब बीच का यदि बात करें तो कितना रहेगा मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, 14 to 18 डेज। देखो 14 to 18 डेज क्या है, एकदम बीच का क्या रहेगा, ये इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। आपको ये ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 to 4 वीक्स क्या रेंज हो गई, और मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड क्या, एक मीडियन बीच का एक रख लिया। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब है दोस्तों किस टाइम में ये ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो 4 to 6 डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ साइन सिम्टम, कि साइन सिम्टम होने से पहले 4 to 6 डेज, एंड टिल 7 to 10 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ मम्प्स, और 7 से 10 दिन आफ्टर ऑनसेट ऑफ मम्प्स, मम्प्स स्टार्ट होने के 7 से 10 दिन बाद तक। क्लियर है। अब बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। जब किसी बच्चे के अंदर मम्प्स देखने को मिलेगा तो उस मम्प्स के क्या लक्षण होंगे, बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, और स्वेलिंग होगी कहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड। दोस्तों मैंने टेस्टिस नहीं बोला है, पैरोटिड ग्लैंड बोला है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड और भी होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं, पेनक्रियाज भी होती है, सीएनएस भी होती है, पर मेन कौन सी ग्लैंड होती है इसमें प्रभावित, वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो नेक एरिया के अंदर होती है। तो ये सूज जाते हैं, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है,
तो हाई ग्रेड और साथ के साथ हाई ग्रेड का फीवर, हल्का फीवर नहीं होता है, तेज बुखार आएगा। और गले के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड। और आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, आपको योर राइट आंसर इज स्प्लीन। ये सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो आप कहते हैं लीवर, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है लीवर, ठीक है। इसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है, तो इसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, टेस्टिस, पेनक्रियास, सीएनएस, ओवरीज। क्लियर है। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्प्लिकेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस, अभी जो रिसेंट के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यदि पूछ लिया जाए, ऑप्शन में ऑर्काइटिस भी है, मेनिंजाइटिस भी है, पेनक्राटाइटिस भी है। क्लियर है। तो आपको ऑर्काइटिस करके आना है। क्या करके आना है, ऑर्काइटिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका दोस्तों, ये मम्प्स का। मम्प्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऑर्काइटिस। ओटाइटिस मीडिया नहीं करके आना आपको, ऑर्काइटिस करके आना है। ऑर्क वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, टेस्टिस के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। वर्षण, जिसको वर्षण कहते हैं हिंदी में, टेस्टिस, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया, ऑर्क वर्ड, तो ऑर्काइटिस। नेक्स्ट है ऊफ्राइटिस। ऊफ्रो वर्ड यूज़ किया जाता है ओवरी के लिए, ओवरी में इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो ऊफ्राइटिस। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन की लेयर होती हैं तीन आपकी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायोमेटर, इन तीनों के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो मेनिंजाइटिस। थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन, यदि सूजन देखने को मिलती है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो थायराइडाइटिस। और पेनक्रियास के अंदर होता है तो पेनक्रियाटाइटिस। क्लियर दोस्तों। पेनक्रियास के अंदर कुलिन साइन, टर्नर साइन आपको अच्छे से पता होंगे, तो ये सब इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर कर्निंग साइन, बुर्जन्स्की साइन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इन सब को आपको पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स, तो आपका राइट आंसर होगा ऑर्काइटिस। यदि यहाँ पे मिजल्स दे दे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स, देन योर आंसर इज ओटाइटिस मीडिया। क्लियर है। तो दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में आप देते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ आपको पढ़ के जानी है कि मम्प्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो कैसे वो स्प्रेड होता है, क्या उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी उसकी क्या है, उसके अंदर जो मेन फीचर है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अंदर मेन कॉम्प्लिकेशन आपको ध्यान रखना है, ऑर्काइटिस क्या मेन कॉम्प्लिकेशन है, इस तरह से आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। जब आप किसी के मम्प्स का वैक्सीन लगा दिए तो इम्यूनिटी कब तक बनती है, लाइफ लॉन्ग बनती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। और SAR लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकेंडरी अटैक रेट, इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है दोबारा होने का चांस, ठीक है। तो 85% रहता है। 85% किस में, जो अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड रहेगा, अनइम्यूनाइज्ड, जो बच्चा टीका नहीं लेगा, ठीक है, वैक्सीन नहीं लेगा, अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड होगा, उसके अंदर 85% चांस होते हैं दोबारा होने के। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर। कौन से बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित, कितने एज वालों को ये प्रभावित करता है। जैसे कि आपने रोमेटिक फीवर पढ़ा होगा, तो वो भी क्या है, एक एज लिमिट के बच्चों को ही इफेक्ट करता है। 5 से 15 साल आपने पढ़ा होगा जब आपने रोमेटिक फीवर पढ़ा। तो यहाँ इसी तरह मम्प्स भी क्या है, एज के अकॉर्डिंग ही इफेक्ट करता है। प्री स्कूल चिल्ड्रंस को, 5 से 9 साल के बच्चे होते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन, उनको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और ये कब देखने को मिलता है, कौन से सीजन में, विंटर टू स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है मम्प्स। नेक्स्ट है मम्प्स यदि प्रेगनेंसी में हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में मदर को यदि मम्प्स हो जाता है तो 25% चांस है एबॉर्शन के। क्लियर है, कितने, 25%। अब बात करें कंजेनाइटल मम्प्स, यदि बच्चे को जन्मजात मम्प्स हो जाए, ऐसा कोई चांस है, नो चांस। आपको नो चांस करके आना है, कोई चांस नहीं होता है, कंजेनाइटल मम्प्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है। एबॉर्शन हो सकता है उस बच्चे का, जो बच्चा अंदर है उसका एबॉर्शन हो सकता है 25% केस में ही।
ऐसे नहीं सभी केस में, 25% केस में। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे टीएन नर्सिंग क्लासेस को, आप अपनी क्लासेस को मजबूती दें, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।